हेलो गाइस, दिस इज़ वरिंदर। मैं आयल्स A1 ऑस्ट्रेलिया ग्रुप पे हेड आयल्स ट्यूटर हूँ, राइट। तो आज की हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं रीडिंग के हेडिंग क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए कि कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से इनके आंसर ढूंढ सकते हैं, राइट। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरा पर्सनल स्कोर आयल्स में है 9 इन रीडिंग, 9 इन लिसनिंग, 8 इन राइटिंग एंड 8 इन स्पीकिंग, राइट। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। सो हेडिंग क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत देते हैं, तो आज हम इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, राइट। सो हेडिंग क्वेश्चन में सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पैसेज की मेन हेडिंग ज़रूर पढ़ें। कई बार आपको वो बहुत हेल्प करती है पैसेज की जिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि पैसेज किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो वो कह रहे हैं कि यूके कंपनीज नीड मोर इफेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि जो भी यूके की कंपनीज हैं उनमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको जो चला रहे हैं, उनके जो सीनियर मैनेजर्स हैं, तो हमें अच्छे मैनेजर्स चाहिए। वी नीड मोर इफेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। तो ये वो बात कर रहे हैं। अब इसके बाद आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारे पास ये सब पैराग्राफ्स हैं और ये सब हेडिंग्स हैं। हमें इनमें से हेडिंग आइडेंटिफाई करनी है, राइट। तो लेट्स सी सम शुरू करेंगे पैराग्राफ ए की हेडिंग के लिए। तो हम पैराग्राफ ए पहले इसको रीड करते हैं, इसको समझते हैं क्या कह रहा है, और हम क्विकली ये करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी से जल्दी अपना आंसर ढूंढें, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 घंटा है। उस 1 घंटे में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन मुश्किल होंगे, ईजी नहीं होंगे। तो हमको चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर ढूंढें और करेक्ट आंसर ढूंढें। तो पैराग्राफ को रीड करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, आफ्टर अ नंबर ऑफ सीरियस फेलियर्स ऑफ गवर्नेंस, कि गवर्नेंस के बहुत सारे सीरियस फेलियर्स के बाद, गवर्नेंस क्या है उसको उन्होंने ब्रैकेट में डिफाइन किया है, दैट इज हाउ दे आर मैनेज्ड एट द हाईएस्ट लेवल, कि आप किसी भी चीज को किस तरीके से मैनेज करते हैं हाईएस्ट लेवल पे, राइट। मैनेजर्स के लेवल पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लेवल पे, उस चीज को गवर्नेंस कहते हैं। तो वो कहते हैं कि बहुत सारे फेलियर्स हुए गवर्नेंस के, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनीज इन ब्रिटेन एज वेल एज एल्सवेयर शुड कंसिडर रेडिकल चेंजेस, कि ये जो भी फेलियर्स हुए हैं गवर्नेंस के, राइट, ओके। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो भी ब्रिटेन की कंपनीज हैं एज वेल एज एल्सवेयर, या जो बाहर भी हुए हैं, राइट, फेलियर्स, ओके, उन सबको क्या चाहिए, दे शुड कंसिडर रेडिकल चेंजेस टू देयर डायरेक्टर्स रोल, कि उनके जो भी डायरेक्टर्स हैं उनका जो रोल है उसको पूरे तरीके से बदल दिया जाए, रेडिकली चेंज कर दिया जाए। रेडिकल मत कंप्लीट चेंज, राइट, बहुत बड़ा चेंज। वो कह रहे हैं इट इज क्लियर दैट द रोल ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टुडे इज नॉट इजी, कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका जो काम है वो आसान नहीं है। फॉलोइंग द 2008 फाइनेंशियल मेल्टडाउन, कि जो भी 2008 में फाइनेंशियल मेल्टडाउन हुआ, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, विच रिजल्टेड इन अ डीपर एंड मोर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न, उसकी वजह से क्या हुआ कि एक बहुत लंबे समय तक इकोनॉमिक डाउनटर्न रहा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई, और ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, देन एनीवन एक्सपेक्टेड, राइट। उसके बाद क्या हुआ, द सर्च फॉर एक्सप्लेनेशंस इन द मेनी पोस्टमार्टम्स ऑफ द क्राइसिस। पोस्टमार्टम मतलब कि किसी चीज के घटित हो जाने के बाद, किसी चीज के हो जाने के बाद आप उसको एनालाइज करते हैं कि वो चीज क्यों हुई, राइट। तो वो ये कह रहे हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन ढूंढी गई कि ये सब क्यों हुआ, ये क्राइसिस क्यों हुआ। क्राइसिस मतलब ये 2008 का फाइनेंशियल मेल्टडाउन क्यों हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, बोल रहे हैं हैज मेंट मतलब इसका नतीजा क्या निकला, ब्लेम हैज बीन स्प्रेड फार एंड वाइड, कि बहुत लोगों पे और बहुत ऑर्गेनाइजेशंस पे ये ब्लेम आया कि वो रिस्पॉन्सिबल है। किस किस ऑर्गेनाइजेशन पे आया, गवर्नमेंट्स पे आया, रेगुलेटर्स पे आया, सेंट्रल बैंक्स पे आया, ऑडिटर्स पे आया। ऑल हैव बीन इन द फ्रेम, ऑल हैव बीन इन द फ्रेम मतलब इन सबको कटघरे में खड़ा किया गया कि ये सब लोग जिम्मेदार हैं, राइट। द रोल ऑफ बैंक डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट एंड द वाइडली पब्लिसाइज्ड फेलियर्स हैव बीन एक्सटेंसिवली पिक्ड ओवर, और इसमें वो बोल रहे हैं कि स्पेसिफिकली जो बैंक डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट थी उनकी, उनके रोल को बहुत पब्लिसाइज किया गया और उनके रोल पे बहुत बातचीत हुई, राइट। और फिर इस पे क्या हुआ, एंड एग्जामिन इन रिपोर्ट्स, इंक्वायरीज एंड कमेंट्रीज, राइट। अब अगर हम समझें तो पैराग्राफ की जिस्ट क्या है कि 2008 में फाइनेंशियल मेल्टडाउन हुआ, राइट। उस मेल्टडाउन की वजह से एनालिसिस हुआ और उस एनालिसिस में बहुत ऑर्गेनाइजेशन, बहुत लोगों का नाम सामने आया, राइट। और इन पे इंक्वायरीज, रिपोर्ट्स और कमेंट्रीज हुई। अब इन सब चीजों को समझने के बाद लेट्स सी की हेडिंग क्या हो सकती है, राइट। वन बाय वन हम देखेंगे। पहली हेडिंग में बोल रहे हैं डिस्प्यूट्स ओवर फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग सीनियर मैनेजर्स। तो क्लियर है कि पहले पैराग्राफ में किसी भी टाइप के डिस्प्यूट की कोई बात नहीं की जा रही है, राइट। कोई भी डिस्प्यूट नहीं हुआ है सीनियर मैनेजर्स के बीच में, राइट। ये गलत हो गया। सेकंड है, वो बोल रहे हैं द इंपैक्ट ऑन कंपनीज ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू क्लोज एग्जामिनेशन। तो क्लोज एग्जामिनेशन तो हुआ है, राइट। वो बोल रहे हैं कि कंपनीज बीइंग सब्जेक्टेड टू क्लोज एग्जामिनेशन, लेकिन कंपनीज का कोई क्लोज एग्जामिनेशन नहीं हुआ है।
2008 के फाइनेंशियल मेल्टडाउन का क्लोज एग्जामिनेशन हुआ है, राइट? तो कंपनीज का किसी भी तरीके से कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। सेकंड इज नॉट करेक्ट। अब थर्ड वो बोल रहे हैं इसमें, अब ये हेडिंग बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ये हेडिंग होगी। वो बोल रहे हैं द पॉसिबल नीड फॉर फंडामेंटल चेंज इन एवरी एरिया ऑफ बिजनेस। अब स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि ये हेडिंग हो सकती है, राइट? फंडामेंटल चेंज क्यों हो सकती है? क्यों वो बोल रहे हैं, यहां पे दूसरी लाइन में लिखा हुआ है शुड कंसिडर अ रेडिकल चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज। बट प्लीज रीड द कंप्लीट लाइन। वो कह रहे हैं रेडिकल चेंज टू द डायरेक्टर्स रोल, जो डायरेक्टर्स का रोल है उसमें रेडिकल चेंज। यहां पे रेडिकल चेंज की बात की जा रही है एवरी एरिया ऑफ बिजनेस, बिजनेस के हर एक एरिया में चेंज कर दीजिए, नहीं, राइट? वो सिर्फ डायरेक्टर के रोल की बात करें कि उसको चेंज करिए। तो थर्ड इसमें हेडिंग नहीं होगी। अब फोर्थ हेडिंग आप पढ़िए और तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये हेडिंग है। वो बोल रहे हैं मेनी एक्सटर्नल बॉडीज बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम्स। अब मुझे ये रिमूव कर लेने दीजिए। मेनी एक्सटर्नल बॉडीज बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली यस, यही हेडिंग है। क्यों हेडिंग है? हमने पढ़ा है, पूरा पैराग्राफ इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इजंट इट? वो कह रहे हैं कि इसका एनालिसिस हुआ और एनालिसिस में पता चले कि बहुत सारी बॉडीज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, रिस्पॉन्सिबल हैं, और इसमें से पर्टिकुलरली बैंक डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट का रोल बहुत उभर के सामने, एज पे रिपोर्ट्स बनी, इंक्वायरीज बनी, कमेंट्रीज बनी। तो आप देखेंगे, राइट? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी एक्सटर्नल बॉडीज इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थी और उन्होंने स्पेसिफिकली नाम भी दिए हुए हैं कौन कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल था, जिसकी वजह से ये फाइनेंशियल मेल्टडाउन हुआ, राइट? तो आंसर हेडिंग नंबर 4, राइट? तो इसको मार्क करते हैं 4 को, राइट? ये हमारी हेडिंग है ऑलरेडी और यहां पे हम लिख भी लेते हैं, राइट? ये इजी कर देगा हमको बाकी हेडिंग्स को आइडेंटिफाई करने। इनफैक्ट लेट मी चेंज द कलर, हम इसका कलर चेंज करके 4, यस। सो हेडिंग नंबर 4 ए के लिए सूटेबल है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं और देखते हैं इसमें क्या हेडिंग है, राइट? इसमें कह रहे हैं वो द नॉक ऑन इफेक्ट ऑफ दिस स्क्रूटनी, कि ये हमने जो भी एनालिसिस किया इसका इफेक्ट क्या हुआ, हैज बीन टू मेक द गवर्नेंस ऑफ कंपनीज इन जनरल एंड इशू ऑफ इंटेंस पब्लिक डिबेट। वो बोल रहे हैं इस वजह से हुआ क्या कि हमने ये जो स्क्रूटनी की, किस चीज की, जो जो एनालिसिस किया गया 2008 के फाइनेंशियल मेल्टडाउन का, उसके बाद क्या हुआ, जो भी गवर्नेंस थी कंपनीज में, कंपनीज को जो लोग गवर्न कर रहे थे, ये जो रूल चल रहा था, किस तरीके से कंपनी को मैनेज किया जा रहा था, राइट, वो बन गया एन इशू ऑफ इंटेंस पब्लिक डिबेट। तो वो पब्लिक डिबेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया एंड हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द प्रेशर ऑन। और इस सब चीजों की वजह से क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है डायरेक्टर्स की, राइट? हमने ये जो स्क्रूटनी की, ये जो एनालिसिस किया 2008 के फाइनेंशियल मेल्टडाउन का, जिससे हमें पता चला कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, उस वजह से बहुत पब्लिक डिबेट हुई और प्रेशर बढ़ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई डायरेक्टर्स की। एट द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल, और सिंपलेस्ट लेवल पे क्या हुआ, द टाइम इन्वॉल्व इन फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ अ बोर्ड डायरेक्टरशिप हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। और इस वजह से क्या हुआ कि जो भी टाइम स्पेंड होता था किसी भी डिमांड को मानने के लिए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो भी डिमांड होती थी, अब वो टाइम बढ़ गया है। अब उनकी डिमांड बहुत क्विकली नहीं मान ली जाती है, थोड़ा टाइम लेते हैं उसको मानने में, राइट? कॉलिंग इनटू क्वेश्चन द इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासिक मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और इस चीज की वजह से क्या हुआ, अब सवाल उठने खड़े हो गए हैं, जो पुराना मॉडल था, जो क्लासिक मॉडल था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, और क्लासिक मॉडल क्या था, पार्ट टाइम इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, कि पार्ट टाइम और इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी को चला रहे थे। और इस चीज पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि ये क्यों था। Where once a board schedule may have consisted of between 8 to 10 meetings, वो कह रहे हैं पहले क्या होता था कि साल में सिर्फ 8 से 10 मीटिंग्स होती थी। In many companies, the number of events requiring board input and decision has dramatically risen. अब क्या हो गया कि जो पहले सिर्फ 8 और 10 मीटिंग होती थी, अब वो मीटिंग्स का नंबर बढ़ गया है। अब वो सब मीटिंग्स जिसमें बोर्ड की इनपुट चाहिए, उनके डिसीजन चाहिए, उन सब मीटिंग्स का नंबर बढ़ गया, ज्यादा मीटिंग्स होती हैं, राइट? Furthermore, the amount of reading and preparation required for each meeting is increasing. और किसी भी मीटिंग के लिए जो रीडिंग की जाती थी, जो प्रिपरेशन की जाती थी, वो बढ़ गई है, राइट? एजेंडास कैन बिकम ओवरलोडेड। अब एजेंडास ओवरलोड हो सकते हैं एंड दिस कैन मीन, और इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो कंस्ट्रक्टिव डिबेट है, जो किसी भी चीज पे हम डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे अच्छे तरीके से, राइट, मस्ट नेसेसरली बी रिस्ट्रिक्टेड। अब उसका टाइम घटा दिया गया है इन फेवर ऑफ गेटिंग थ्रू द बिजनेस। जो भी हमारा एजेंडा है, क्योंकि हमारा एजेंडा बढ़ गया है, हम उस एजेंडा को पूरा करना चाहते हैं, राइट? और उसको पूरा करने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी सारे एजेंडा को पढ़ लें, उसको देख लें, बजाय इसके कि हम एक एक चीज पे अच्छे से डिस्कशन करें, राइट? तो अब अगर हम हेडिंग्स पढ़ें तो हमें हेडिंग्स को देखते हैं कि हेडिंग्स हमें क्या बता रही हैं, राइट?
सो पहली हेडिंग क्या कह रही है, डिस्प्यूट्स ओवर फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग सीनियर मैनेजर। फिर पहली हेडिंग नहीं हो सकती, राइट, किसी भी तरीके के कोई डिस्प्यूट की बात नहीं की जा रही है। हेडिंग नंबर 2, द इम्पैक्ट ऑन कंपनीज ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू क्लोज एग्जामिनेशन। डेफिनेटली दिस इज द हेडिंग। लाइन पढ़ते ही आपको समझ आ जाना चाहिए। कैसे? हमने अभी पैराग्राफ में पढ़ा है। पैराग्राफ क्या बता रहा था कि इस स्क्रूटनी का ये जो हमने एनालिसिस किया है, राइट, कंपनीज को एग्जामिन किया है। एग्जामिनेशन मतलब स्क्रूटनाइज करना, राइट। एग्जामिनेशन इज अ सिनोनिम टू द वर्ड स्क्रूटनाइज हियर, राइट। स्क्रूटनी जो हमने की है उसकी वजह से क्या कुछ हुआ है, अब देखिए वो सारी चीजें ये बता रहे हैं। उसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत पब्लिक डिबेट हुई है, राइट। प्रेशर बढ़ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं डायरेक्टर्स की, जो टाइम लगता था उनके डिसीजन को मानने के लिए वो इंक्रीज हो गया है, राइट। जो पुराना मॉडल था उस पर क्वेश्चन हुए हैं, राइट। जो मीटिंग्स बढ़ गई हैं, नंबर ऑफ मीटिंग्स हैज इंक्रीज्ड, राइट। जो टाइम स्पेंड किया जाता था रीडिंग और प्रिपरेशन में वो बढ़ गया है, राइट। एजेंडास ओवरलोड हो गए हैं। तो ये सब चीजें किस वजह से हुई हैं? ये सब चीजें हुई हैं क्योंकि हमने ये जो एनालिसिस किया है, राइट, ये जो स्क्रूटनी की है। सो वही वो कह रहे हैं, राइट, द इंपैक्ट ऑन कंपनीज पे क्या इंपैक्ट हुआ है एग्जामिनेशन का, ये जो स्क्रूटनी की गई है इस चीज का क्या इंपैक्ट हुआ है, राइट। तो ये सब चीजें वो इंपैक्ट को दर्शा रही हैं, उस इंपैक्ट को दिखा रही हैं। सो दिस विल बिकम आवर आंसर, राइट। क्लियरली आवर आंसर इज हेडिंग नंबर 2, राइट। सो लेट्स मी रिमूव दिस, इफ आई कैन रिमूव दिस एंड लेट मी पुट इट हियर, राइट। एंड लेट्स आल्सो रिमूव दिस, और इसको हेडिंग, ताकि हम इसको दोबारा आना पड़े, राइट, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको हेडिंग मार्क कर दिया है। सो बी इज नंबर 2। यस, अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, राइट। सो पैराग्राफ सी, लेट्स रीड इट। ये क्या कह रहा है इसको समझते हैं। वो कह रहे हैं ऑफ्टन बोर्ड बिजनेस इज डिवॉल्व टू कमिटीज, राइट। जो बोर्ड का काम है वो कमिटीज को दे दिया जाता है, राइट, इन ऑर्डर टू कोप विद द वर्कलोड, ताकि जो वर्कलोड है वो बढ़ सके सब लोगों के बीच में, राइट। विच मे बी मोर एफिशिएंट, वो हो सकता है कि ये ज्यादा एफिशिएंट हो काम को डिवाइड करना, राइट, सब कमिटीज में, but can mean that the board as a whole is less involved in fully addressing some of the most important issues. बट वो कह रहे हैं कि इस चीज की वजह से क्या हो सकता है कि आप काम तो कमिटीज को दे रहे हैं बोर्ड का, लेकिन उसका मतलब ये हो सकता है कि बोर्ड पूरी तरह से, पूरा का पूरा बोर्ड इन्वॉल्व ना हो जो कुछ मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनको डिस्कस करने के लिए, राइट। It is not uncommon for the audit committee meeting to last longer than the main board meeting itself. वो बोल रहे हैं कि इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो मेन बोर्ड मीटिंग है वो कम समय के लिए चलती है बजाय इसके कि वो ज्यादा समय के लिए चले, और ज्यादा समय के लिए क्या चल रही है, ऑडिट कमेटी मीटिंग ज्यादा चल रही है, राइट। जो कि वो बोल रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके से दर्शाया कि क्योंकि आप काम डिवाइड कर रहे हो कमेटीज में, तो जो मेन बोर्ड मीटिंग है उनका काम बहुत कम हो जा रहा है, राइट, और वो कम टाइम दे पा रहे हैं किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए, राइट। प्रोसेस में टेक द प्लेस ऑफ डिस्कशन, और वो बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है कि इस प्रोसेस में ही आप पूरी तरह से अपना सब टाइम लगा दे रहे हैं बजाय इसके कि आप डिस्कशन कर सके मुद्दों पे, राइट। एंड एट द एक्सपेंस ऑफ रियल कोलैबोरेशन, और आप अच्छे तरीके से मिलजुल के किसी चीज को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वजह से हो क्या रहा है, सो दैट बॉक्सेस आर टिक्ड रादर देन इश्यूज टैकल्ड, राइट। इस एक्सप्रेशन का मतलब है बॉक्सेस आर टिक्ड मतलब आप सिर्फ कागज पे काम कर रहे हैं, एक्चुअल में आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, राइट। तो अब इस पैराग्राफ का अगर हम मीनिंग समझे तो पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहा है, पैराग्राफ कह रहा है कि क्योंकि आप काम कमिटीज को दे रहे हैं उसी वजह से बोर्ड पूरे तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, पूरा बोर्ड किसी मुद्दे को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आप सिर्फ पेपर पे काम कर रहे हैं, असल में कोई काम नहीं हो रहा है, राइट। तो अब इसको समझते हैं, राइट। अब हमने ऑलरेडी हेडिंग्स मार्क कर ली हैं। नंबर 2 हेडिंग थी हमारी, राइट। नंबर 4 हेडिंग थी, नंबर 4 थी हेडिंग हमारे लिए पैराग्राफ ए की, और नंबर 2 थी पैराग्राफ बी की, राइट। अब पैराग्राफ सी की हेडिंग देखते हैं, राइट। पैराग्राफ सी के लिए हम रीड करते हैं कौन कौन सी हेडिंग्स हैं। पहला, डिस्प्यूट्स ओवर फाइनेंशियल अरेंजमेंट, किसी भी तरीके के कोई डिस्प्यूट की बात नहीं की जा रही है। सेकंड हो चुकी है। थर्ड, द पॉसिबल नीड फॉर फंडामेंटल चेंज, किसी भी तरीके के चेंज की नहीं बात की जा रही है यहाँ पे, राइट। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब कम इन्वॉल्व हो पा रहे हैं क्योंकि आप उसको काम को डिवाइड कर रहे हो कमिटीज में। द फॉलोइंग नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स, वो किसी भी तरीके से ये नहीं कह रहे हैं कि बोर्ड मेंबर्स का नंबर कम हो रहा है, राइट। हेडिंग बड़ी एब्सर्ड हेडिंग है ये। वो बोल रहे हैं द फॉलोइंग नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स, कि बोर्ड मेंबर्स का नंबर कम हो रहा है। आप यहीं से इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। A risk that not all directors take part in solving major problem, definitely ये हमारी हेडिंग है, राइट। क्लियरली वो वही बात कर रहे हैं जो पैराग्राफ में है। वो कह रहे हैं
कि इसका मतलब क्या है कि बोर्ड एज अ होल इज लेस इन्वॉल्व इन फुली एड्रेसिंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज, कि जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनमें बोर्ड इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, राइट? और यही हेडिंग है, राइट? अ रिस्क दैट नॉट ऑल डायरेक्टर्स टेक पार्ट इन सॉल्विंग मेजर प्रॉब्लम, कि सभी के सभी डायरेक्टर इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं हमारी ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, राइट? सो क्लियरली दैट बिकम्स आवर हेडिंग। सो हम इसको हेडिंग दे देंगे नंबर 6, राइट? तो इस तरीके से आप गाइस हेडिंग्स ढूंढ सकते हैं, राइट? आपने देखा कितना इजी तरीके से, राइट? ये टाइम मुझे लगा सिर्फ आपको पैसे समझाने के लिए। एक्चुअल में अगर आप खुद से ये पैसेज पढ़ें और खुद हेडिंग्स आइडेंटिफाई करें तो मुश्किल से आई थिंक 5 मिनट लगेंगे आपको सब हेडिंग्स को समझने में, राइट? तो इस तरीके से आप ये हेडिंग्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पैराग्राफ को समझिए, उसकी जिस्ट को समझिए, राइट? और ऐसी बहुत सारी और टेक्निक्स हैं हेडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिसमें आप विद इन सेकेंड्स आप आंसर ले आ सकते हैं। तो उन सब टेक्निक्स को जानने के लिए और इन टेक्निक्स को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं oneaustraliagroup.com पे, राइट? आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस दिख रहा होगा जिस पे आप हमें कांटेक्ट करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? आप क्लासेस को ज्वाइन करिए, आपकी सभी प्रॉब्लम्स को हम गारंटेड तरीके से सॉल्व कर देंगे, भले ही वो प्रॉब्लम आपके राइटिंग में है, आपकी रीडिंग में है, आपकी स्पीकिंग में है, आपकी लिसनिंग में है, राइट? ऑन टॉप ऑफ दैट हमारी क्लास में आपको 100 प्लस लिसनिंग टेस्ट, 100 प्लस रीडिंग टेस्ट, 200 प्लस मॉडल आंसर्स जो मैंने खुद लिखे हैं 8 बैंड राइटिंग के लिए, 7 बैंड राइटिंग के लिए, 6 बैंड राइटिंग के लिए। इसके अलावा हम आपको प्रिडिक्शन फाइल्स प्रोवाइड करेंगे स्पीकिंग के लिए, राइटिंग के लिए। वन ऑन वन सेशन दिए जाते हैं स्पेशली आपकी स्पीकिंग को टैकल करने के लिए, जिसमें उस सेशन में वन ऑन वन सेशन में सिर्फ आप होते हैं मेरे साथ, जिसमें हम आपकी स्पीकिंग को बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे वर्ड बाय वर्ड। आपको सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। अनलिमिटेड बैच ज्वाइन करेंगे आप हमारा तो आपको अनलिमिटेड राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा। आपका हर एक ऐसे हर एक टास्क वन मैं खुद पर्सनली चेक करूंगा, उसको करेक्ट करूंगा और उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आपको ये भी बताया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं एंड वी कैन गारंटी कि हम आपको पहली बार में आपका डिजायर्ड स्कोर अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी सो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, राइट? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें एंड जॉइन अस to get your desired score in the IELTS in the first attempt itself. Thank you.